सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 1 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर एक्स माइनस 1 बाई रूट अंडर एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। हम लोग इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे पहले ब्रेक करेंगे। आसान क्वेश्चन है एकदम। तो ये बनेगा ए स्क्वायर का मतलब x, बी स्क्वायर करेंगे तो रूट यहाँ से भी हटेगा तो 1 बाई एक्स माइनस 2ab करेंगे तो ab से ab कैंसिल, यहाँ पे सिर्फ 2 रहेगा और ये हो गया dx। अब सिर्फ इंटीग्रेशन का फार्मूला लगा देना है बस। x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग x होगा और 2 का इंटीग्रेशन 2x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c होगा। बस इतना ही हम लोगों को कर देना है। 2 मार्क्स ऐसा करने में आराम से मिल जाएगा। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेट 2 का सेकंड क्वेश्चन में सिर्फ हम लोगों को बताना है ऑर्डर एंड डिग्री। फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। मैक्सिमम कितना बार डिफरेंशिएट किया गया है इसको ऑर्डर कहेंगे और ऑर्डर का पावर कितना है उसको हम लोग डिग्री कहेंगे। तो मैक्सिमम 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है तो इसका ऑर्डर 2 हो गया और इसका होल पावर 3 है तो इसका डिग्री 3 हो गया। तो ऑर्डर इसका 2 हो गया। ऑर्डर 2 के बराबर डिग्री इसका ऑर्डर का पावर जितना होता है ना वही डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री होता है। तो इसका डिग्री 3 के बराबर हो गया। आसान क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी हो गया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर दिस। इस वेक्टर के डायरेक्शन में हम लोगों को यूनिट वेक्टर निकालना है। तो ज़्यादा यहाँ पे हम लोगों को तामझाम नहीं करना है, बस इसी वेक्टर को हम लोगों को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर देना है। एकदम आसान क्वेश्चन है। इस वेक्टर को पहले हम लोग कुछ सपोज कर लेते हैं। लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। फिर इसी को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे। किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कैसे किया जाएगा, इसी वेक्टर को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन पहले इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लो। तो ये बनेगा रूट अंडर 1 प्लस 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तब भी यहाँ पे 1 ही हो जाएगा। माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तब भी यहाँ पे 1 के ही बराबर आ जाएगा। तो इसका वैल्यू रूट 3 हो जाएगा। सिंपल है। अब यूनिट वेक्टर निकालना बहुत आसान काम है। नाउ यूनिट वेक्टर अगर निकालना है, ए कैप अगर हम लोगों को निकालना है तो इसी के वेक्टर के इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो ये हो गया आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना यानी कि रूट 3 से डिवाइड कर देंगे तो यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो। तो 1 बाई रूट 3 आई कैप 1 बाई रूट 3 जे कैप और ये जब यहाँ पे जाएगा तो 1 बाई रूट 3 के कैप हो जाएगा। यूनिट वेक्टर निकल गया। किसी भी वेक्टर को जब यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं ना तो डायरेक्शन उसका नहीं बदलता है, डायरेक्शन वही रहेगा, बस इसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होगा यानी कि लेंथ सिर्फ इसका छोटा हो जाया करता है। तो ये था क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन। आई थिंक ये भी आप लोगों को बहुत ईजिली समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। इसमें बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द वेक्टर दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है तो लैम्डा का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है तो दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 के बराबर आएगा। तो डॉट प्रोडक्ट मैंने 0 कर दिया। अब यहाँ पे वेक्टर ए का वैल्यू रख दो। तो वेक्टर ए का वैल्यू हो गया 3 आई कैप माइनस जे प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप डॉट वेक्टर बी का वैल्यू हो गया आई कैप प्लस लैम्डा जे कैप माइनस 3 के कैप। एकदम सिंपल है और इसका भी डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर आ गया। अब इन दोनों वेक्टर का हम लोग डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर देते हैं। एकदम आसान है। तो आई को आई के साथ डॉट किया जाता है, यहाँ पे 3 आ जाएगा। जे को जे के साथ डॉट करेंगे लैम्डा आ जाएगा। के को के साथ डॉट करेंगे तो माइनस
माइनस माइनस प्लस 6 आ जाएगा, इसका वैल्यू 0 के बराबर होगा। फिर अगर इन लोग दोनों को ऐड करेंगे तो 9, यानी कि यहाँ से अगर लैम्डा की वैल्यू निकालोगे तो -9 के बराबर आएगा। ऐड करोगे 9, उधर भेजोगे तो आ जाएगा -9। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, पांचवा क्वेश्चन में बोला गया है इफ अ लाइन मेक्स एन इक्वल एंगल विद द एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। लाइन जो है x के साथ, y के साथ और z के साथ इक्वल एंगल बना रहा है, फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन। तो उसका डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। कोई भी लाइन जब x के साथ एंगल बनाता है ना तो हम लोग उसको अल्फा कहते हैं, जब y के साथ बनाएगा एंगल हम लोग उसको बीटा कहेंगे, z के साथ जो एंगल बनाएगा उसको हम लोग गामा कहेंगे। यानी कि अगर इक्वल एंगल बना रहा है तो इसका मतलब अल्फा, बीटा और गामा ये तीनों एंगल्स आपस में बराबर है। x के साथ बना गया एंगल अल्फा, y के साथ बना गया एंगल बीटा और z के साथ बना गया एंगल गामा है, और तीनों आपस में बराबर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से। और एक तो हम लोग जानते ही हैं, एज वी नो दैट हम लोग जानते हैं कि कॉस स्क्वायर अल्फा और प्लस कॉस स्क्वायर बीटा और प्लस कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू 1 के बराबर आता है। कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा को ही हम लोग कहेंगे डायरेक्शन कोसाइन। इनका स्क्वायर का एडिशन हमेशा 1 के बराबर आएगा। और भी देखो अब ये क्वेश्चन कितना आसान हो गया। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा के जगह पे हम लोग अल्फा ही यूज कर सकते हैं क्योंकि तीनों आपस में बराबर है। तो कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये भी हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा, इसका भी वैल्यू 1 के ही बराबर आएगा। अब तीनों कॉस स्क्वायर अल्फा को ऐड करोगे तो बन जाएगा 3 कॉस स्क्वायर अल्फा, जिसका वैल्यू 1 के बराबर होगा। तो कॉस अल्फा की वैल्यू अगर यहाँ से निकालोगे तो प्लस माइनस √3 के बराबर आएगा, और जितना कॉस अल्फा आएगा उतना ही साइन अल्फा की भी वैल्यू आएगा। तो सिमिलरली यहाँ पे आप लोगों को लिखना है ना, सिमिलरली यहाँ पे लिख करके कह देना कि कॉस बीटा की भी वैल्यू प्लस माइनस 1/√3 के ही बराबर आएगा, और साथ में कॉस गामा की भी वैल्यू आएगा प्लस माइनस 1/√3 के ही बराबर। और डायरेक्शन कोसाइन हम लोग किसको कहते हैं? लाइन का डायरेक्शन कोसाइन हम लोग कॉस अल्फा, कॉस बीटा और साथ में कॉस गामा को कहते हैं। जहाँ पे कॉस अल्फा का वैल्यू 1 ये प्लस माइनस 1/√3, यहाँ भी प्लस माइनस 1/√3 और यहाँ भी प्लस माइनस 1/√3 ही आएगा। एकदम आसान है। किसी भी लाइन देखो, एंगल अल्फा बीटा गामा तीनों बराबर दिया गया था। ये रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा है 3D में कि डायरेक्शन कोसाइन का जो भी एंगल होता है उस एंगल में कॉस फंक्शन लगा दोगे तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, और अगर तीनों को स्क्वायर करके ऐड करोगे तो हमेशा 1 के बराबर आएगा। एंगल बराबर क्वेश्चन में दिया गया था, इसीलिए बीटा की जगह भी अल्फा कर दिए, गामा की जगह भी अल्फा ही कर दिए। फिर यहाँ से हम लोगों ने अल्फा का वैल्यू निकाल लिया। जितना कॉस अल्फा का वैल्यू होगा उतना ही कॉस बीटा और कॉस गामा का वैल्यू होगा, क्योंकि एंगल्स बराबर हैं। तो सबका वैल्यू प्लस माइनस √3 आ गया। तो यही हम लोगों का डायरेक्शन कोसाइन बन गया। ये भी एकदम आसान क्वेश्चन था। तो चलो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का, सेट 2 का सेक्शन ए का छठा क्वेश्चन। राइट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस का, वाई एक्सिस का और जेड एक्सिस का हम लोगों को डायरेक्शन कोसाइन लिखना है। तो ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन हो गया। एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन होता है 1 0 0, है ना। वाई एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा 0 1 0, और जेड एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा 0 0 1। देखो डायरेक्शन कोसाइन का मतलब क्या होगा? डायरेक्शन कोसाइन का मतलब एक्स एक्सिस पर वैसा पॉइंट हम लोग डिसाइड करेंगे जिनको स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो हमेशा 1 के बराबर आएगा। तो एक्स एक्सिस पर अगर कोई भी पॉइंट रहेगा तो वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट 0 ही रहेगा ना। एक्स कोऑर्डिनेट हम लोग यहाँ पे 1 कर देंगे तब ना तीनों नंबर को स्क्वायर करेंगे तो 1 के बराबर आएगा। तो ये डायरेक्शन कोसाइन का रूल ही होता है कि अगर इसको डायरेक्शन कोसाइन होना होगा तो तीनों नंबर को स्क्वायर करेंगे और ऐड करेंगे तो 1 के बराबर होना चाहिए। तो अगर और साथ में वो पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पर होगा तो वाई और जेड कोऑर्डिनेट तो 0 के बराबर ही होगा। तो अगर यहाँ पे 1 नहीं होगा तो तीनों नंबर का एडिशन और साथ में ये तीनों नंबर को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो 1 के बराबर कैसे आएगा? तो यहाँ पे लिख देना कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस इज दिस, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वाई
एक्सिस इज दिस, और साथ में डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस इज दिस। तो स्टेटमेंट के साथ बस ऐसे ही आप लोगों को लिख देना है ना, सिंपल है ये भी। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 5/13। हम लोगों को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी का वैल्यू 25 दिया गया है, इसका वैल्यू हम लोगों को निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकालना है, जबकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू दिया गया, ये तो वैल्यू दिया गया है ना, 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू भी 5/13 के बराबर होगा, और साथ में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का भी वैल्यू यहाँ पे देखो 5/13 के ही बराबर दिया गया है। अब जरा इसी बात को ध्यान से देखना, अगर हम लोग यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालेंगे ना, तो ये इधर जाकर मल्टीप्लाई होकर 5/26 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी दिया गया है, अब साथ में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी का भी वैल्यू दिया गया है। यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी का वैल्यू 2/5 दिया गया है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी का वैल्यू हम लोग अलग से भी जानते हैं, इसका फार्मूला हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय नीचे हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जिसका वैल्यू 2/5 दिया गया है। अब ध्यान से देखना, तो अब यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, ये जब इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और इनटू साथ में बनेगा 2/5, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू हम लोग ये रख देंगे, यहाँ पे ये वाला प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू 5/13, तो इसके जगह पे 5/13 हो जाएगा, और ये बनेगा 2/5, जैसा था वैसा यहाँ पे रहेगा। अब 5 से 5 ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2/13 हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू, और यही हम लोगों को निकालना ही था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जिसका वैल्यू 2/13 के बराबर आ गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये भी, आई थिंक इजीली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये था सेट सेकंड का सेक्शन ए का सॉल्यूशन। आई थिंक बड़े आराम से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर नहीं भी समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन फिर से लेकर के आएंगे आपके पास। ध्यान से देखना, ये भी एक बार में समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ 1/cos x माइनस ए इंटू दिया गया है cos x माइनस बी, और साथ में ये वाला दिया गया है dx। जब भी यहाँ पे cos रहेगा, मतलब cos या sin रहेगा, अक्सर यहाँ पे चांस है कि यहाँ पे cos रहेगा, तो एंगल यहाँ पे जो होगा यहाँ पे साइन फंक्शन के साथ वही एंगल हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे, यानी कि इसको हम लोग ऐसे बनाएंगे। ध्यान से देखना, ये 1 को हम लोग साइन फंक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे, और एक एंगल में हम लोग रखेंगे, एक एंगल में x माइनस बी रखेंगे, और एंगल में एक रखेंगे हम लोग x माइनस ए, और इसी को हम लोग यहाँ पे बैलेंस करेंगे। अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x तो कैंसिल हो जाएगा, अगर यहाँ पे माइनस देंगे तो माइनस देंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस a होगा और माइनस b होगा, यानी अल्टीमेटली हम लोगों ने साइन a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दिया है। ये 1 के जगह पे हम लोगों ने साइन a माइनस बी कर दिया, तो जितना हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही नंबर से हम लोग बाहर डिवाइड भी तो करेंगे ना, तो इसीलिए 1/sin a माइनस बी से हम लोग डिवाइड भी करेंगे। अब ढंग से यहाँ पे देखना, तो ये वाला हो जाएगा cos, साथ में x माइनस ए इंटू आ जाएगा cos, और साथ में x माइनस बी, और ये यहाँ पे हो जाएगा dx। बस हम लोगों ने यहाँ पे साइन फंक्शन लिया, एक एंगल यहाँ पे कर दिया, दूसरा एंगल यहाँ पे कर दिया, दोनों के बीच में माइनस दे दिया। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो साइन a माइनस बी आएगा, लेकिन 1 यहाँ पे था, तो साइन a माइनस बी को 1 बनाने के लिए हम लोगों ने साइन a माइनस बी से डिवाइड कर दिया, इसको बैलेंस करने के लिए। अब लगभग हम लोगों का काम हो चुका है, तो 1/sin a माइनस बी, ये तो जैसा है वैसा ही रहेगा, फिर इंटीग्रेशन, फिर यहाँ पे हम लोग साइन a माइनस बी का फॉर्मूला पे ब्रेक करेंगे, तो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला हो जाएगा साइन a इंटू हो जाएगा cos b, यानी कि cos x माइनस a, फिर माइनस हो जाएगा cos a, एक जगह पे रहेगा x माइनस बी, और इंटू cos a इंटू साइन b, और b के जगह पे हो जाएगा x माइनस a। अब जरा एकदम से नीचे आ जाओ, तो नीचे है cos x माइनस a
और इंटू कॉस एक्स माइनस बी, एकदम आसान है। और ये यहाँ पे हो गया dx। तो ये स्टेप के बाद हम लोगों ने यहाँ पे साइन a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई किया है बस। अब इसके बाद हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और डायरेक्ट इंटीग्रेशन के फार्मूला में ये आ जाएगा। तो 1 बाई साइन a माइनस बी, लेकिन जब इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अलग अलग करेंगे, तो एक पार्ट कैंसिल हो जाएगा। ये जब यहाँ पे जाएगा तो cos x माइनस a से cos x माइनस a कैंसिल आउट हो जाएगा। तो sin x माइनस बी बाई cos x माइनस बी होगा, जिसके जगह पे हम लोग tan x माइनस बी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे देखो, ये जब यहाँ पे जाएगा तो cos x माइनस बी से cos x माइनस बी से cos x माइनस a कैंसिल आउट हो जाएगा। sin x माइनस a बाई cos x माइनस a यहाँ पे tan x माइनस a हो जाएगा। अब बस यहाँ के बाद हम लोग इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज कर देंगे, क्वेश्चन बहुत सिंपली बन जाएगा। तो ये तो 1 बाई साइन a माइनस बी जैसा है वैसा छोड़ दो, 1 बाई साइन a माइनस बी। लेकिन जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा tan x का इंटीग्रेशन। यहाँ पे अब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा, इंटीग्रेशन करने के लायक हो चुका है यहाँ पे। तो tan x का इंटीग्रेशन माइनस log cos x होता है, cos x, x के जगह पे x माइनस बी रहेगा। यहाँ भी tan x का इंटीग्रेशन माइनस log cos x होगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस देंगे और कर देंगे log cos x, x के जगह पे x माइनस a हो जाएगा। एकदम आसान है। और लास्ट में इंटीग्रेशन कांस्टेंट c भी दे देंगे। और एकदम लास्ट में फिर हम लोग यहाँ पे log c माइनस log d का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। बस अब एक लाइन का सॉल्यूशन है, बस ध्यान लगा करके देखना, ये भी आराम से समझ में आ जाएगा एकदम। तो 1 बाई साइन a माइनस बी, यहाँ तो ऐसे ही रहेगा। फिर अब यहाँ पे देखो log c, और ये वाला पार्ट हो गया माइनस log d। तो log c माइनस log d का फार्मूला log c बाई d होगा। c के जगह पे cos x माइनस a और नीचे d के जगह पे आएगा cos x माइनस b, cos x माइनस b और प्लस में यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट c होगा। तो ये था सेकेंड सेट का सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन, जो ये क्वेश्चन आपसे 3 मार्क्स का पूछा जाएगा। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ भी गया होगा। चलो अब इसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं सेकेंड क्वेश्चन सेक्शन बी का। सेक्शन बी का भी सेकेंड क्वेश्चन इंटीग्रेशन, सेकेंड बी का सेकेंड क्वेश्चन इंटीग्रेशन का ही क्वेश्चन है, और ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है एकदम। यहां पे देखो इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पे दिया गया इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x। यहाँ पे देखो x माइनस 3 है, लेकिन ये x माइनस 3 को हम लोग कर देंगे x माइनस 1 और साथ में माइनस 2, दोनों को ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिक माइनस 3 हो जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे और नीचे यहाँ पे x माइनस 1 का होल क्यूब जैसा है वैसा छोड़ देंगे। और अब इसके बाद हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अलग अलग करेंगे। तो ये बन गया इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x। लेकिन जब ये वाला पार्ट यहाँ पे जाएगा तो ये यहाँ पे बनेगा x माइनस 1 और नीचे बनेगा x माइनस 1 का होल क्यूब, और ये यहाँ पे जाएगा तो माइनस 2 बाई नीचे हो जाएगा x माइनस 1 का होल क्यूब, और ये यहाँ पे dx रहेगा ही रहेगा। अब काम एकदम बहुत आसान हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x, यहाँ पे देखो एक पावर कैंसिल हो जाएगा तो 1 बाई एक्स माइनस 1 बचेगा, और यहाँ पे देखो प्लस कर देंगे तो माइनस 2 बाई x माइनस 1 का होल क्यूब यहाँ पे बचे। अच्छा यहाँ पे एक पावर नहीं, यहाँ पे 2 पावर, यहाँ पे स्क्वायर बचेगा, ये पावर क्यूब यहाँ पे जैसा था वैसा रहेगा। फिर ये ब्रैकेट बंद और ये हो गया dx। और अब यहाँ के बाद हम लोग इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, बहुत आसान है। अगर हम लोग इसको fx मानेंगे तो ये वाला f डैश x है, 1 बाई एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस 2 बाई एक्स क्यूब ही होता है। और इसका इंटीग्रेशन का डायरेक्ट हम लोग फार्मूला जानते हैं कि e टू द पावर x इंटू एफ एक्स होगा, यानी कि 1 बाई एक्स माइनस 1 के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे रीजन भी लिख देना कि इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x, यहाँ पे जो फंक्शन होगा, और अगर इसी फंक्शन का यहाँ पे डिफरेंशिएशन होगा और यहाँ पे अगर dx होगा तो इसका वैल्यू e टू द पावर x इंटू एफ एक्स,
प्लस सी के बराबर आ जाएगा। बहुत सिंपल है। तो इसका देखो आंसर भी बहुत सिंपली हम लोगों को मिल गया। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो e टू द पावर x, और यहाँ पे आ गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस सी। इट्स सिंपल, वेरी सिंपल। तो आई थिंक ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये था सेट बी का, सेट सेकेंड का, सेक्शन बी का सेकेंड क्वेश्चन। अब सेक्शन बी का जरा थर्ड क्वेश्चन देख लो। ये भी इंटीग्रेशन का ही क्वेश्चन है, और ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, और साथ में डेफिनेट इंटीग्रेशन का भी क्वेश्चन ये वाला है। ये भी बड़े ही आराम से सॉल्व होने वाला है। 0 to 1, साथ में e टू द पावर x स्क्वायर, और ये वाला x dx है। बड़े आराम से ये भी सॉल्व हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1। या सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कुछ मान करके सॉल्व करते हैं ना, और ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक्स स्क्वायर को हम लोग टी मान करके सॉल्व करेंगे। देखो ये एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन दिया गया है लीनियर के फॉर्म में, इसको टी मानेंगे तो बहुत ईजिली क्वेश्चन बन जाएगा। एक्स स्क्वायर को टी हम लोग यहाँ पे मान लेंगे, और जिसको हम लोग कुछ मानते हैं वो फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट भी करेंगे, यानी एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट भी करेंगे तो 2x आ जाएगा, dx यहाँ पे रहेगा, dt यहाँ पे रहेगा। तो सिंपली x dx का वैल्यू हो जाएगा ये इधर जाकर 1/2, और यहाँ पे आ जाएगा dt। बहुत आसान है। अब ये सब का वैल्यू उठाकर हम लोग यहाँ पे रख देंगे, तो अब ये बनेगा नाउ इंटीग्रेशन ऑफ लोअर लिमिट अपर लिमिट भी इसका चेंज होगा। अभी यहाँ पे देखो x का वैल्यू है, अगर वेरिएबल x है तो लोअर लिमिट अपर लिमिट भी x ही का वैल्यू होगा ना। वेरिएबल x से हटा करके t के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इसका लोअर लिमिट अपर लिमिट भी t के ही फॉर्म में आएगा। बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे देखो अगर x का वैल्यू 0 लेंगे तो t का भी वैल्यू 0 आएगा, लेकिन अगर x का वैल्यू 1 लेंगे तो t का वैल्यू भी 1 ही आएगा, यानी कि x टी के भी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो लोअर लिमिट अपर लिमिट में चेंजिंग नहीं आएगा। यहाँ पे आ गया e टू द पावर टी, और साथ में x से dx का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे निकाल रखा है 1/2, और साथ में dt 1/2 को हम लोगों ने बाहर कर दिया। और अब यहाँ से डेफिनेट इंटीग्रेशन का या फिर इंटीग्रेशन का फार्मूला लगाओ। e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही रहेगा, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1, साथ में 1/2 मल्टीप्लाइड रहेगा। और अब यहाँ के बाद हम लोग कर देंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये तो 1/2 जैसा है वैसा रहेगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो e टू द पावर 1 और माइनस e टू द पावर 0 करना पड़ेगा, लेकिन किसी का पावर 0 करेंगे तो वैल्यू 1 हो जाएगा। तो बहुत सिंपल है, किसी का पावर 0 करेंगे तो वैल्यू 0 नहीं 1 के बराबर आ जाएगा। तो सिंपल यही आंसर हम लोगों का हो जाएगा। तो ये था डेफिनेट इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन, यानी सेट सेकेंड का सेक्शन बी का थर्ड क्वेश्चन। और ये भी आई थिंक आप लोगों को बहुत ईजिली समझ में आ गया होगा। आ गया समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना आप लोगों को? अब हम लोग आते हैं चौथा क्वेश्चन में, सेक्शन बी का चौथा क्वेश्चन, और ये भी डेफिनेट इंटीग्रेशन का ही क्वेश्चन है। इसको हम लोग आई लेकर बनाएंगे। बोलेंगे लेट आई इज इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 साइन एक्स टू दी पावर, यहाँ पे हो जाएगा 2022, नीचे भी यहाँ पे आएगा साइन एक्स टू दी पावर, यहाँ पे 2022 है, प्लस कॉस एक्स टू दी पावर, यहाँ भी 2022 है, और ये यहाँ पे dx रहेगा। अब जरा देखो ये कैसे सॉल्व होगा। इसमें हम लोग एक प्रॉपर्टी लगाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 तो यहाँ पे रहबे करेगा, लेकिन x के जगह पे हम लोग a माइनस एक्स यूज करेंगे। अगर 0 से a रहेगा तो x को हटाकर अगर हम लोग a माइनस ए यूज करेंगे, a माइनस एक्स यूज करेंगे तो इंटीग्रेशन के वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये तो साइन जैसा है वैसा रहेगा, लेकिन x के जगह पे a का मतलब π/2 माइनस हम लोग x कर लेंगे, और इसका पावर 2022 जैसा है ये तो वैसा ही रहेगा। फिर नीचे देख लो, यहाँ भी वही आएगा साइन π/2 माइनस एक्स, और इसका भी पावर 2022 यहाँ भी जैसा है वैसा रहेगा। फिर कॉस, यहाँ भी x के जगह पे π/2 माइनस एक्स कर देंगे, और इसका भी पावर 2022 जैसा है वैसा रहेगा।
हेलो। तो हम लोगों ने x के जगह पे, सब जगह x के जगह पे हम लोगों ने a माइनस एक्स यूज कर दिया है। पावर अपना जगह पे 2022 पावर जैसा था वैसा छोड़ दिया, पावर यहाँ पे मत दो, ये ब्रैकेट दे करके मैंने यहाँ पे 2022 कर दिया और ये यहाँ पे dx रहेगा। अब बड़ा आसान हो गया, जरा ढंग से देखो। पहले हम लोग यहाँ पे 10th क्लास का सिंपल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, इसके बाद इक्वेशन सेकंड मानकर हम लोग दोनों को ऐड करेंगे। बहुत सिंपल है, साइन 90 डिग्री माइनस एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे बनेगा कॉस एक्स, इसका पावर हो जाएगा 2022। फिर नीचे ये वाला कॉस बनेगा लेकिन ये वाला साइन बनेगा, यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी भी साइन कॉस है, बदलने के बाद भी साइन कॉस रहेगा, पावर तो सेम ही है। ये वाला बनेगा साइन एक्स टू दी पावर, ये वाला भी 2022 हो जाएगा, और साथ में कॉस एक्स टू दी पावर यहाँ भी 2022 ही रहेगा, और ये हो गया dx। इसको हम लोग कहेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड, और ये जो क्वेश्चन होता है इसको हम लोग कहेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और अब इसके बाद देखो, अगर हम लोगों ने इसको i मान लिया है तो इसका मतलब हम लोगों को i का वैल्यू निकालना है। अब i की वैल्यू ही निकालने के लिए दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड करेंगे, फर्स्ट प्लस सेकेंड करेंगे। अब ध्यान से आप लोगों को देखना ये होगा कि एडिशन कितना इजी वे में यहाँ पे करना पॉसिबल है, ढंग से देखना आप लोग। जब दोनों को ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड का तो एडिशन यहाँ पे 2i हो जाएगा, लेकिन जब राइट हैंड साइड में हम लोग ऐड करने जाएंगे ना तो देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। जब राइट हैंड साइड में ऐड करेंगे तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम तो वही हो जाएगा, साइन एक्स टू दी पावर 2022 हो जाएगा, प्लस कॉस एक्स टू दी पावर यहाँ भी 2022 ही हो जाएगा। तो ये आ गया एलसीएम। अब जरा देख लो ऊपर, लेकिन जब ऊपर ऐड करने जाएंगे तो यहाँ पे देखो साइन एक्स, एक में आ जाएगा साइन एक्स और दूसरा में आ जाएगा कॉस एक्स टू दी पावर 2022, फिर प्लस बनेगा कॉस एक्स और इसका भी पावर बनेगा 2022 और यहाँ पे रहेगा dx, एंड लेफ्ट हैंड साइड का एडिशन हो जाएगा 2i। और अब देखो दोनों को ऐड करने के बाद इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम हो गया। तो अगर दोनों सेम हो गया तो दोनों को कैंसिल कर दो, तो ये बच गया 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, सिर्फ यहाँ पे dx रहेगा और dx का तो इंटीग्रेशन x के बराबर होगा, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट π/2 हो जाएगा। फिर यहाँ के बाद हम लोग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, यानी कि π/2 माइनस हम लोग यहाँ पे 0 करेंगे और ये देखो 2i के बराबर हो जाएगा। तो अगर यहाँ से हम लोग i की वैल्यू निकालेंगे तो π/4 के बराबर आ जाएगा, यही आंसर होगा। बल्कि हम लोगों को ये बात याद भी रखना है कि अगर ऊपर साइन या कॉस और नीचे साइन और कॉस का एडिशन, और अगर पावर तीनों जगहों पर सेम रहेगा और अगर लोअर लिमिट 0 से π/2 रहेगा तो चाहे पावर जितना भी बड़ा हो जाए, पावर जितना भी छोटा हो जाए, उससे मतलब नहीं है, इसका हमेशा आंसर π/4 के ही बराबर आएगा। ऐसा एनसीईआरटी में लगातार 3-4 क्वेश्चन है जिसका वैल्यू π/4 के ही बराबर आएगा। अगर पावर यहाँ पे 3 कर देता, बस पावर यहाँ पे सेम होना चाहिए, पावर सेम हो गया ना तो उस कंडीशन में इसका वैल्यू π/4 के ही बराबर हमेशा आएगा। तो आई थिंक ये भी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ईजिली समझ में आ गया होगा। क्या समझ में आ गया ना, या नहीं आया? अब हम लोग करेंगे सेक्शन बी का 5वां क्वेश्चन। अब देखो 5वां क्वेश्चन है, बोला गया है शो दैट द पॉइंट्स दिस एंड दिस आर वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ये तीनों पॉइंट्स राइट एंगल ट्रायंगल का वर्टिसेस हैं, ये हम लोगों को शो करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपका ध्यान भटकना नहीं चाहिए, पूरा कंसंट्रेशन पावर बोर्ड पे रहेगा तो A to Z क्वेश्चन आपको समझ में आ ही जाएगा। ढंग से यहाँ पे देखना, तो ये हो गया ट्रायंगल जिसका एक वर्टेक्स A है, एक वर्टेक्स B और एक वर्टेक्स C दिया गया है, और इस ट्रायंगल का एक वर्टेक्स है 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, और एक वर्टेक्स दिया गया है i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, और एक और वर्टेक्स c दिया गया है
सी दिया गया है 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप, ये तीन वर्टेक्स दिया गया है। अब ये तीनों वर्टेक्स मिल करके जो ट्रायंगल बनाएगा, ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे वेक्टर ए बी और वेक्टर बी सी और वेक्टर सी है, पहले तीनों साइड वेक्टर फॉर्म में हम लोग निकालेंगे। तो अगर वेक्टर ए बी निकालेंगे तो बी पोजीशन वेक्टर माइनस ए पोजीशन वेक्टर होगा। बी पोजीशन वेक्टर का मतलब आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप हो जाएगा। फिर माइनस ए पोजीशन वेक्टर का मतलब हो जाएगा 2i कैप माइनस j कैप और प्लस k कैप हो जाएगा। तो अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पे देखो माइनस 2i कैप माइनस आई कैप मिलकर के माइनस आई कैप हो जाएगा, और प्लस j कैप और माइनस 2 और माइनस 3j कैप मिलकर माइनस 2j कैप हो जाएगा, माइनस k कैप और माइनस 5k कैप मिलकर के माइनस 6k कैप हो जाएगा। तो ये हो गया वेक्टर ए बी। अब इसी वेक्टर ए बी का हम लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे, यानी ए बी साइड का हम लोग लेंथ निकालेंगे, या फिर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर भी निकाल सकते हैं। अगर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करेंगे तो रूट नहीं देना होगा फिर, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर यानी 1, वाई स्क्वायर करेंगे तो 4 और जेड स्क्वायर करेंगे तो आएगा 36, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 41। अब इसी तरह से हम लोग निकालेंगे वेक्टर बी सी, साथ में वेक्टर बी सी। तो वेक्टर बी सी का मतलब सी पोजीशन वेक्टर माइनस बी पोजीशन वेक्टर, तो सी पोजीशन वेक्टर का मतलब होगा 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप, ये हो गया सी पोजीशन वेक्टर। और माइनस बी पोजीशन वेक्टर करेंगे तो आ जाएगा i कैप माइनस 3j कैप और माइनस 5k कैप, ये हो गया बी पोजीशन वेक्टर। अब इसके बाद इन लोग दोनों को हम लोग यहाँ पे माइनस करेंगे ना, तो अगर दोनों को यहाँ पे माइनस करेंगे तो 3i कैप माइनस आई कैप मिलकर के हो जाएगा माइनस 2i कैप, और यहाँ पे देखो माइनस 4j कैप प्लस 3j कैप मिलकर आएगा माइनस j कैप, और ये हो गया माइनस 4k कैप। अच्छा, माइनस 4k कैप और माइनस माइनस प्लस 5k कैप मिलकर के ओनली यहाँ पे k कैप आएगा, प्लस यहाँ पे सिर्फ k कैप हो जाएगा। अब इसका भी हम लोग मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। तो ये तो निकल गया वेक्टर बी सी, लेकिन अगर वेक्टर बी सी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकालेंगे तो रूट यहाँ पे नहीं रहेगा, रूट को हटा दो, तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 और 1 का स्क्वायर यहाँ भी 1 ही आ जाएगा, तो इसका भी वैल्यू 6 के ही बराबर आ गया। तो इसका भी लेंथ का स्क्वायर हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अभी एक और फाइंड कर लेना वेक्टर ए सी, वेक्टर ए सी, और वेक्टर ए सी का वैल्यू क्या होगा, तो सी पोजीशन वेक्टर माइनस ए पोजीशन वेक्टर। सी पोजीशन वेक्टर का मतलब होगा 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप, फिर माइनस ये वाला वेक्टर को हम लोग फिर माइनस करेंगे, इस वेक्टर को माइनस करेंगे ए पोजीशन वेक्टर के साथ, और ए पोजीशन वेक्टर में आएगा 2i कैप माइनस j कैप और साथ में प्लस k कैप। अब चलो हम लोग इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो माइनस 2i कैप 3i कैप माइनस 2i कैप करेंगे तो ओनली i कैप रहेगा, और माइनस माइनस प्लस तो ये वाला हो जाएगा 5j कैप, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस k कैप और माइनस 4k कैप मिल करके यहाँ भी हो जाएगा प्लस 5k कैप। ए सी पोजीशन वेक्टर यानी कि सी पोजीशन वेक्टर माइनस बी पोजीशन वेक्टर, तो ये हो गया 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, इसको सिंप्लीफाई करेंगे माइनस i कैप, इसको सिंप्लीफाई करेंगे प्लस j कैप। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो चुका है, माइनस माइनस प्लस j कैप और ये वाला हो जाएगा माइनस 3j कैप, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे डिफर होगा, 5j कैप यहाँ पे नहीं होगा। हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वाला आ जाएगा माइनस 3j कैप, सॉरी ये हो जाएगा माइनस 3j कैप और तब आएगा प्लस 5k कैप। तो ये निकल गया वेक्टर ए सी। अब अगर हम लोग वेक्टर ए सी का ही मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकालेंगे तब क्या आएगा, तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9 और ये वाला बनेगा 25। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 10 आ जाएगा, मतलब तीनों को अगर ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 35। अब हम लोग यहाँ से सब कुछ पता कर सकते हैं, ढंग से देखना। हम लोगों ने वेक्टर ए बी मतलब इस लेंथ का हम लोगों ने साइड
इस लेंथ का स्क्वायर हम लोगों ने फाइंड कर लिया, वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मतलब इस लेंथ का स्क्वायर, वेक्टर बी सी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मतलब इस लेंथ का स्क्वायर हम लोगों ने निकाल लिया, वेक्टर ए सी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मतलब हम लोगों ने इस लेंथ का साइड का स्क्वायर हम लोगों ने निकाल लिया, 35 के बराबर आया। अब यहाँ पे देखो, अब ये वाला 6 और साथ में 35 दोनों को ऐड करेंगे तो 41 आएगा, यानी कि वेक्टर BC का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और वेक्टर AC का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर दोनों को ऐड करूंगा तो 6 + 35 41 के बराबर आएगा। और ये वाला 41 जो है वेक्टर AB के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर है। तो इसका मतलब दो साइड का स्क्वायर का एडिशन तीसरा साइड के स्क्वायर के बराबर हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम ये फॉलो कर लिया, और अगर ये पाइथागोरस थ्योरम फॉलो कर लिया है तो फिर ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। एकदम आसान काम है। तो पहले आप लोगों को तीनों साइड निकाल लेना है वेक्टर के फॉर्म में, फिर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकाल लेना है, तो तीनों साइड का लेंथ का स्क्वायर निकल जाएगा, फिर किन्हीं दो साइड का लेंथ का स्क्वायर को ऐड करके देखना, तीसरा साइड के स्क्वायर के बराबर हो गया तो ये राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव हो जाएगा बहुत ही इजीली। बस मेरा मकसद है कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट यहाँ पे अच्छे से समझा दूं, तो आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक बड़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आ गया? अब हम लोग जरा थोड़ा सा आते हैं आगे। अब क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस। ये दो लाइंस का बीच का एंगल हम लोगों को फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, एक लाइन को हम लोग L1 मानेंगे, फिर इस लाइन को हम लोग L2 मानेंगे। जब L1 L2 मानेंगे तो फिर इसी लाइन को हम लोग कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड लाइन से, वेक्टर R = वेक्टर A प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर B से। ये वाला कहलाएगा वेक्टर A1, ये वाला कहलाएगा वेक्टर B1, और ये वाला कहलाएगा वेक्टर A2, और ये वाला कहलाएगा वेक्टर B2। लेकिन अगर दो लाइन का बीच का एंगल हम लोगों को फाइंड करना है तो सिर्फ हम लोगों को वेक्टर B1 और वेक्टर B2 से ही मतलब है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा लेट वेक्टर A1 = दिस, वेक्टर L1 = दिस, वेक्टर L2 = दिस। फिर लिखना कि कंपेयरिंग दीज लाइन्स with standard equation of line vector R = वेक्टर A प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर B। तो जब इसको कंपेयर करोगे तो एक मिलेगा वेक्टर B1, ये वाला हो जाएगा वेक्टर B1 यानी कि 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप, और एक हो जाएगा वेक्टर B2। वेक्टर B2 का मतलब होगा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, ये वाला हो गया वेक्टर B2। और दोनों वेक्टर B1 वेक्टर B2 का ही बीच का एंगल दो लाइन का बीच का एंगल होता है। तो यहाँ पे ये बात कह देना है कि लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन द टू लाइन्स, दो लाइंस का बीच का एंगल थीटा है। इस बात को यहाँ पे लिखना आप लोग जरूर। इसके बाद लिखना कि एज वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, चलो मैं लिखिए देता हूँ, लेट थीटा बी द एंगल between two lines। फिर इसके बाद लिखना as we know that cos थीटा, हम लोग फार्मूला जानते हैं ना cos थीटा का, cos थीटा = वेक्टर B1 डॉट वेक्टर B2, और नीचे हो जाएगा वेक्टर B1 का मैग्नीट्यूड और साथ में यहाँ पे हो जाएगा वेक्टर B2 का मैग्नीट्यूड। अब B1 डॉट B2 यहाँ पे कर लो, दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे करेंगे तो देखो 3 के बराबर आ जाएगा, फिर दिस इंटू दिस करेंगे तो 4 के बराबर आएगा, k को k के साथ डॉट करेंगे तो 12 आ जाएगा। फिर वेक्टर B1 का मैग्नीट्यूड करेंगे तो 9 + 4 + 36 आएगा, 9 + 4 + 36, और साथ में वेक्टर B2 का मैग्नीट्यूड करेंगे यानी कि x² + y² + z² करेंगे तो 1 + 4 + 4 आएगा, 1 + 4 + 4 के बराबर आ जाएगा। तो जरा देखते हैं ऊपर का एडिशन कितना आएगा, 12 × 4 = 16 और 16 और 3 = 19 आ जाएगा। और नीचे का एडिशन जरा देख लो, तो ये 36 और 4 40 और 9 49, और 49 का रूट 7 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 3, यानी कि cos थीटा की वैल्यू हम लोगों को यहाँ पे मिला, cos थीटा का जो वैल्यू मिला
वो कॉस थीटा का वैल्यू 19 बाई नीचे 21 आ गया। तो थीटा की वैल्यू हम लोगों को बहुत ईजिली यहाँ से मिल जाएगा, कॉस इनवर्स 19 बाई 21। तो ये दो लाइंस का बीच का एंगल हो गया, जो ये भी आप लोगों को बहुत ईजिली समझ में आ गया होगा। आ गया समझ में? सब आसान आसान क्वेश्चन है, बस आप लोगों को प्रैक्टिस कर लेना है, थोड़ा सा सजा करके लिख लेना है एकदम पूरा पूरा। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो पूरा पूरा नंबर आप लोगों को मिलेगा। अब हम लोग आते हैं सेक्शन बी के लास्ट क्वेश्चन में, सेकेंड सेट का। ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। अब इसमें बोला गया ई एंड एफ आर इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 0.6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज इक्वल टू 0.3 दिया गया है। साथ में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का वैल्यू 0.2 दिया गया है। बस तीन चीज का वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है। 3 क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के लिए 3 क्वेश्चन दिया गया है। बहुत इजीली बनेगा, ढंग से देखना। तो सबसे पहले देखो, पहला क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ हम लोगों को निकालना है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ का फार्मूला हो जाएगा, इसका फार्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ और माइनस हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। अब यहाँ पे देखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का वैल्यू दिया गया है 0.6, साथ में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ का वैल्यू दिया गया 0.3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का वैल्यू दिया गया है 0.2। बहुत आसान क्वेश्चन है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आ जाएगा 0.7। एकदम आसान क्वेश्चन है। तो निकल गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ, पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब जरा देख लो दूसरा क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन। तो दूसरा में निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ, सिंपल हम लोगों को निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ और इसका फार्मूला हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ और जो डिनोमिनेटर में रहेगा उसी का प्रोबेबिलिटी भी डिनोमिनेटर में जाएगा। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है, बहुत सिंपल है फार्मूला ये। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का वैल्यू हम लोगों ने 0.7 पहले से निकाल रखा है और साथ में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का वैल्यू भी हम लोगों ने पहले से ही निकाल रखा है 0.6। ई इंटरसेक्शन ई यूनियन है अपना, इंटरसेक्शन की वैल्यू अलग दिया गया है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने फार्मूला गलत पुट कर दिया, ये नहीं होगा यहाँ पे। ई इंटरसेक्शन एफ का क्वेश्चन में ही दिया गया है 0.2 और साथ में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का वैल्यू दिया गया है 0.6। पॉइंट हटा दो, कैंसिल करो तो 1/3 इसका प्रोबेबिलिटी हो गया। अब लास्ट में थर्ड में बोला गया है निकालने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई, और अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई निकालना है तो सिंपल इसका फार्मूला हो जाएगा ई इंटरसेक्शन एफ और नीचे हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी दिया गया है 0.2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ का वैल्यू दिया गया है, एफ का वैल्यू दिया गया है 0.3 और अगर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आ जाएगा 2/3। तो इस तरह से हम लोगों ने सेक्शन बी का हर एक क्वेश्चन को कर लिया, बड़ा सिंपल है। फिर सेक्शन सी का एक अलग वीडियो बनाएंगे, इसमें नहीं रहेगा। एक वीडियो में सेक्शन ए और सेक्शन बी रहेगा और एक वीडियो में सेक्शन सी रहेगा। तो ये सेकेंड का सेक्शन बी का सॉल्यूशन था, ये भी बहुत इजी सॉल्यूशन है। आई थिंक ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलो यहाँ तक ही हम लोग आज की क्लास को एंड करेंगे, फिर दूसरा वीडियोज़ में हम लोग मिलते हैं सेकेंड सेट का सेक्शन सी के साथ। ओके, थैंक यू।